हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में जो घटना चक्र की जो बुक है बीपीएससी पूर्वावलोकन जो 2024 की है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 38 बीपीएससी जो कि 1993 में हुआ था उससे लेकर 69 बीपीएससी 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको बीपीएससी से के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और ये जो वीडियो होगा ये 70th बीपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम जो बीपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री, मध्य भारत का इतिहास देखेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम देखेंगे। ओके, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त आपको कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। ओके, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को हम क्या मानते थे? कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण युग में कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें लाल रंग का उपयोग किया गया था। ओके, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृतभांड। मृतभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसे पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में ये पड़ता है। ओके, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसका वो है आपका, तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो पकी हुई ईंट से बनी इमारत यहाँ पे देखने को मिलता है और कला और वास्तुकला यहाँ पे बहुत ही फेमस थी। तो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर क्या होगा? सही होगा। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे की निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नगार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है।
जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। क्या क्या प्रमुख विशेषता है? पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। ओके, नेक्स्ट है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को क्या मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित एक स्थान है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो ये लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हमने देखा लोथल जो है ये गुजरात में है आपका। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सिरोह, मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होते हैं? तो ये आपके गांधार शैली में भी है और मथुरा शैली में भी है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट है, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्य मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इसके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी, लेकिन दोनों शैली में बुद्ध की प्रतिमा थी, गांधार और मथुरा कला में। ओके, नेक्स्ट, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। वह ऐसे पहले सम्राट थे जिन्होंने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। ओके, नेक्स्ट, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का जो वर्णन है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में भी है ना। और क्या है आपका यहाँ पे जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होते हैं। हाथी गुफा अभिलेख जो कि चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर सही होगा। ओके, मास्की और हाथी गुफा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल जो है वो बनवाली का जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, टेराकोटा से बने हल। ओके, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। ओके, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है। खंभात की खाड़ी
भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरी से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी.आर. स्मिथ जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ओके, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के वृहत स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडो-लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ओके, नेक्स्ट है बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। जो बोगजकोई जो स्थल है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिले हैं। ओके, बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। ओके, देखते यहाँ पे सूची दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। ओके, यहाँ पे 9 पाषाण कालीन स्थल है और इन स्थलों के स्थान के नाम पे यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमें इसे मिलाना है। ओके, तो उत्तर नून जो है ये कहाँ पे आपका है, तेलंगाना में है। ओके, चिरांद क्या है, ये बिहार में है। गुफ कराल जो है ये कश्मीर में है और पयमपल्ली तमिलनाडु में है। यहाँ पे सी जो है आंसर ये सही है। ओके, उत्तर नून कहाँ है, तेलंगाना में है। चिरांद बिहार में है और गुफ कराल जो है कश्मीर में है। पयमपल्ली तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वैसे ही सूची यहाँ पे भी दी गई है, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ महाजनपदों के राजधानियाँ हैं। इसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। ओके, तो मल्ल की जो राजधानी है वो कहाँ है, कुशीनगर में है। ओके, अंग की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, आपकी चंपा में है। ओके, गांधार तक्षशिला, ओके, और वत्स कौशाम्बी। यहाँ पे जो आंसर होगा ए सही होगा। ओके, यहाँ पे दिए गए हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, मल्ल के कुशीनगर, अंग के चंपा, गांधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। ओके, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पुरुषनी नदी के तट पर ये लड़ा गया प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। 10 राज्य युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुम्मु, यदु, पुरु और तुवरसु तथा 5 लघु जनजातियां का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे, है ना। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन में जो गंगा के दक्षिण क्षेत्र थे उसको हम क्या कहते थे, मगध कहते थे।
यहाँ पे ऑप्शन में मगध नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। ओके, नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय था, इसकी मरम्मत किसने कराई थी, ये बात हमें पता चलती है। ओके, वो शिलालेख कौन सी थी और किसके द्वारा वो रचित शिलालेख थी, तो ये रुद्र दमन के द्वारा जो जूनागढ़ अभिलेख थी, उससे हमें ये पता चलता है कि सुदर्शन झील जो कि एक कृत्रिम जलाशय है, उसकी मरम्मत किसने कराई थी। ओके, यहाँ पे रुद्र दमन जो कि 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना हमें प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ओके, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल जो है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 144 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सेम सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। ओके, जो कि उपयुक्त प्रश्न पे में व्याख्या में बताया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ओके, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। ओके, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जो भारतीय दर्शन है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है आपका वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञाकृक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ओके, कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर उनके अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिए हैं, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर का स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे हुई है आपकी, तो ये हुई है पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाकृत क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में
उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली थे। ओके। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया। यह उनके प्रथम शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व जो है, ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष ने थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना। ओके। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया गया था सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला में वे सबसे पहले ऋषिपत्नम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख के अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ। ओके। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा कसाया मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ओके। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भाग में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। पहला विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। दूसरा सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और तीसरा अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पे है।
ओके। नेक्स्ट, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न या तीन रत्न। ओके। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो है आत्म दमन। ये जो है, जो सिद्धांत है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों में की अस्वीकृति, ये तीनों में समान है। ओके। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बहुत सी किताब में ये चतुर्थ पीढ़ी का बताया जाता है, बहुत सी किताब में पंचम पीढ़ी का भी बताया जाता है। ओके। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र सुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो आजीविका जो मिशन थे, आजीविका धर्म वालों के द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण, चौपड़ आदि नामक गुफा प्रमुख हैं। नेक्स्ट, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। ओके। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीविका नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे अजातशत्रु थे। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ओके। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था, अभी हमने ऊपर देखा। ओके। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था, हमने अभी देखा। ओके। यहाँ पे सूची दी हुई है। ओके। और हमें इसे मिलान करना है। ओके। ताम्र पाषाणकालीन स्थल है और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये यहाँ पे दिया गया है।
तो जो पहला है आहड़, ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद कायथा जो है ये काली सिंध नदी के किनारे है ना। स्वालदा जो है ये आपके ताप्ती नदी के किनारे है। और मालवा जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओके, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 3 1 2। ओके, यहाँ पे व्याख्यान में भी देख लीजिए, ताम्रपाषाण युगीन स्थल और कौन से नदी के किनारे हैं? तो आहड़ बनास नदी के कायथा काली सिंध स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? सॉरी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो ये उदयीन थे। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयीन का उदयन या उदयीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। पहले राजगिरी में राजधानी थी, जिसे हटाकर पाटलिपुत्र किसके द्वारा ले गया था? उदयीन के द्वारा। ओके, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली है, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ इसमें सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह गृह वज्र भी जिसे हम कहते थे। ओके, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था बृहद्रथ वंश था। ओके, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध की प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयीन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ओके, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये थे जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयीन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयीन से भिन्न ने की थी। ओके, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये किया गया था वी स्मिथ के द्वारा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्राकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टीन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ओके, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ओके, सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी थी, का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामपीय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश
में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः वर्ष 1915 में मास की कर्नाटक से प्राप्त जो लेख है उसमें अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया था। ओके, नेक्स्ट है कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये है कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय, स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक थे। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियाकर्स, आने सिक्रिटस, अरिस्टोबुल्स तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे सूची दिए गए हैं जिसे हमें मिलान करने हैं। ओके, एक सूची में पुस्तक है और दूसरे में उसके लेखक हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें देखने हैं जो बृहद संहिता है ये किसने लिखा था? ये बराह मिहिर ने लिखा था। ओके, और मूसिका मसा जो थे ये किसने लिखा था? अतुला ने लिखा था। राजतरंगिनी किसने लिखा था? तो ये कलहन ने लिखा था। और विक्रामक देवचरित ये किसने लिखा था? विलहन ने लिखा था। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बृहद संहिता, वराहमिहिर, मूसिका मसा, अतुला, रजतरंगिनी, कलहन और विक्रामांक देवचरित ये विलहन ने लिखा था। ओके, इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। ओके, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होती थी, जिसमें कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति 5 सदस्य के होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प भी सही है ना। मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज दूत था किसका? तो ये सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा में भेजा या यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया का क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। ओके, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य जो सम्राट थे वो बृहद्रथ थे। ओके, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ओके, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ की। ओके, गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदमन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदमन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ओके, नेक्स्ट है कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया है? तो ये बनवाया गया पल्लव के द्वारा और तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। यहाँ पे सूची दी गई है। ओके, लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं। ओके, तो कौटिल्य द्वारा क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र लिखा गया। ओके, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। ओके,
कामंदक ने क्या किया? इन्होंने नीतिसार लिखा और कालिदास ने कुमार संभवम लिखा। आंसर ए। ओके। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल जो थे, खारवेल राजा, उनका जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था। ओके। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर सही बताया गया है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। तो यहाँ पे देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन नहीं है, है ना, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। ओके। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर विजय और हुनों को पराजित किया था, वो कौन थे? वो थे स्कंदगुप्त। ओके। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन में 455 ईसा में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह पराजित हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य की पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा हो गया था। ओके। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या बोला जाता था? अप्रहत। ओके। बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद टर्म है। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंगयान ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी इन्होंने? 515 से 520 ईसा पूर्व में की थी। चीनी यात्री सुंगयुंग 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किया था ह्वेनसांग ने किया था। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन का है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रजत रंगिनी। कलहन की रजत रंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह, जो कि 1128 से 1149 में शासन किया, शासन काल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र
और प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये था बिहार में। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ओके, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नान्यदेव। ओके, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासन 1097 से 1325 ईस्वी माना जाता है। यह मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो ये धर्मशास्त्र के समय में। ओके, धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में एक अनेक जातीय था, यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इन्हें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय जो बौद्ध जो सभा थी तो वो कहाँ पे की गई थी, आयोजित की गई थी? तो वो कश्मीर में की गई थी। ओके, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिए गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बुद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य सबकामिर सर्वकामिनी थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके महाकाश्यप थे। ओके, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। ओके, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी आपके राजगीर में हुई थी। अजातशत्रु के द्वारा आयोजित कराया गया था। ओके, यहाँ पे स्तंभ एक दिए गए हैं, है ना। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। ओके, तो बौद्ध बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ये 4 महत्वपूर्ण घटना है और उनके स्थान और ये घटना कहाँ पे हुए वो दिया गया है। उसको आपको सुमेलित करना है। ओके, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ओके, जो कि नेपाल में है। ओके, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। ओके, प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वास्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था।
बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पत्तनम, जिसे सारनाथ भी कहते हैं, में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को हुई थी। ओके। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंट से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसे बनाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ओके। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पत्तनम, है ना, मृगदाव, सारनाथ 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क जो राजा थे, उनके शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ओके। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। इस ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6वीं सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ, किसमें? तो ये अंगुत्तर निकाय जो है, इसमें 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। ओके। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। ये है पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं काम्बोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसब सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो ये था गुप्तकालीन, है ना। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्थाओं क्यों लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपके सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ओके।
जो मनसबदारी व्यवस्था थी एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य में सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया गया था, जिसके बदले में मनसबदारों को नगद या जमीन प्रदान की जाती थी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए, दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण जो है आर, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही है वो है दोनों ए और आर सही है, परंतु आर और ए की सही, आर जो है और ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। ओके। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी एक समय में थी और गृहराज भी थी। ओके। दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गृहरज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने गृहराज को अपनी राजधानी बनाई थी। ओके। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद जो मगध है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी आपकी देखिए पाटलिपुत्र भी थी, है ना, और वैशाली भी थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हम बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश ने शासन किया मगध पे। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौशानक, दशिधक, कौरत तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है, जिससे के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, देवी चंद्रगुप्तम तथा
अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका वंदितक। ओके। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन धनानंद था। महापद नंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसके सेनापति था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? तो ये लकड़ी से बना हुआ है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहारा से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का जो गठन किया गया था वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ओके। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय जो प्राप्त किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण के विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्यों में भी चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण विजय की पुष्टि है। नेक्स्ट, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा यह अभिलेख है? तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्य ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित था? तो ये था आपका श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। ओके। क्योंकि इस राज्यों को प्रयत्न और सीमावर्ती प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग में तो अशोक का शासन था, लेकिन श्रीलंका में नहीं था। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ओके। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो है आपकी प्राकृत। ओके। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः
उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कासली, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी एवं सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिए गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनान एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लद्दमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि से लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ओके, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इनके धम्म का जो मूल्य संदेश है, तो जो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है वो क्या है? वो है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर क्या हो जाएगा? ई। ओके, अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासीनवे बहुकानकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल्य संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ई है। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संगम अभिवादेन्तूनम आद्य आहा अपाबाद धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक जो है यह प्रियदसी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों सर्वत्र उन्हें देवनाम प्रिय, है ना, देवनाम प्रियदसी, देवताओं के प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रिय दर्शी तथा राजा आदि की उपाधि संबोधित किया गया। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को पहली बार किन के द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? ये राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव डालता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है इससे हमें। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ये किस पे आधारित है? तो यहाँ पे आंसर होगा शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास का है, विदेश नीति का है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। ओके, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन
के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राजा के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्यान करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्यान मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में एकाम्रेश्वरा मंदिर जो है, एकाम्रेश्वरार मंदिर जो कि कांचीपुरम में स्थित है, यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुरानी है। इसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाणकालीन प्रौद्योगिक प्रागैतिहासिक स्थल जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ से शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध, प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। ओके, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 भागों में इन्होंने बांटा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक एवं सातवां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपने जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ओके, नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में। ओके, नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग से किया गया है? तो ये महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास प्रहसन ये जो है ये सही है। ओके, जो मत विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन वन की कृति है। अमुक्त माल्यद ये कृष्णदेव राय की द्वारा लिखा गया था। और साम्रांगन सूत्रधार ये राजभोज परमर वंश के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मान सोल्लास ये सोमेश्वर थ्री के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रस किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था आपका एक मिनट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रस जो बुक है इसके जो लेखक हैं उनके नाम अभी तक हमें पता नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रस सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, है ना। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सी है? इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्य वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। ओके, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तु पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंश शासक उदयन ने की थी एवं उसकी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है।
नेक्स्ट है, इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये किया गया था विम कडफिसेस। ओके, विम कडफिसेस के द्वारा, है ना, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। ओके, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कुषाण के समय में, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो ये किया गया था कनिष्क के द्वारा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकाओं का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत था। उसकी पुत्री वारनवक्ता से वत्स नरेश उदयीन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वतन वासन दत्ता नामक नाटक में है। ओके, स्वतन वासवदत्ता, ओके, स्वतन वासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ये प्राचीन काल का अवंती था। इसे दो भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। नेक्स्ट, हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये प्रकाश वर्मन द्वारा जो पराजित किया गया था हुन राजा तोरमान। ओके, हुन राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश वर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुन आक्रमण का नेता तोरमान था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी में से तोरमान की दो मुहरें मिली है। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तंजावुर और बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये राजराज वन के द्वारा करवाया गया था। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1103 से 1110 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराजा प्रथम ने करवाया था। इसका नाम पर इसे उनके नाम पे इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। ओके, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है आपका भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ओके, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती के उदाहरण मिलते हैं। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने के उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये किया गया था कान्व के द्वारा, कन्नौ। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव
ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कनौ या फिर कनवायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। ओके, नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेख के साथ। ओके, कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक की शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास से जाने वाला एकमात्र स्रोत है। ओके, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पश्चात उनका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण के सक्षम विरोध न होने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। ओके, नगरों का क्रमिक पतन किस काल नगरों की क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आपकी गुप्त काल का। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उसमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा ऐसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सौगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये आपका, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या फिर कैम्बे, ये सभी ऐसे उत्तर भारत के जो बंदरगाह थे, ये सभी ऐसे बंदरगाह थे, है ना, गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ओके, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भचौर था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था यहाँ से भी। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमियों का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय की ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। ओके, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उडग कहा जाता था। ओके, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यह थी गुप्त की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु के वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था।
इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्यान की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने ये बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ओके। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्यान की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ओके। इसमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ओके। और 600 ईसा पूर्व में जो गुप्त काल नहीं था उस समय, तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ई आंसर सही होगा। ओके। शौनक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिन्हें कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना था, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ओके। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था पुष्यभूति ने। वानभट्ट की रचना हर्षचरिता के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश के सबसे महान शासक था। ओके। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होते हुए कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा नगर था? तो वो था मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ये ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। ओके। नेक्स्ट है, कवि वान कहाँ का निवासी था? तो ये पाटलिपुत्र का निवासी था। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र से निवासी थे। हर्षचरिता, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किया। कब? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से, है ना, उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण समुद्र मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693-94 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। ओके। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसकी शासनकाल में भारत की यात्रा की? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। ओके। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। ओके।
वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 485 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त का प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो ये मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मतों के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित है। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ये जावा सुमात्रा से था। पालवन शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसने परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो ये थे आपके सी, बालपुत्र देव। ओके, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। ओके, नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन थे? चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ओके, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये थे धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। ओके, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? तो ये थे कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य में से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ओके, संगम युग में उरैयर किसके लिए विख्यात था? ये था कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के त्रिचुरपल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युद्ध में उरायूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? मुद्रा राक्षस का जो लेखक था वो कौन था? वो था विशाखादत्त। ओके, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। इसमें धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रवरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज III
जिसे राय पिथौड़ा भी बोला जाता था, कि दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक ऑथर कौन है? तो ये हैं आपके भास। ओके, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक जो हैं वो भास हैं। महाकवि भास के नाम 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इस नाटक के नाम है प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंगम, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अव अविमारक एवं चारुदत्त। ओके, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा गया है आपका कालिदास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है किराता किराता जुर्नीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा गया है भारवी के द्वारा। किरत अर्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की काव्य वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये है आपका मिलिंद पान्हो। नेक्स्ट है पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पान्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेंडियर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिक है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय जो थे ये चोल वंश के संस्थापक थे। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों की एक सामंती सरदार था। इसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का संचालन में परिलक्षित होता है। ग्राम पंचायत चोल काल के में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार है ना क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गोपुरम। ओके, जो दक्षिण के मंदिरों में आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। किसका? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों
के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गदगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान में दिया, है ना। नेक्स्ट है अजात शत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? हर्यक था। ओके। मगध का शासक अजात शत्रु, है ना, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, है ना, ने की थी। वे शिक्षक जिसने बुद्ध के महामिनिस्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो कौन थे? वो थे आलर कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। ओके। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध। ओके। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदार की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध किया था। नेक्स्ट है दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ओके। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायक करती थी? तो ये शिवाजी के। ओके। शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना था। इसे किसी भी अर्थ मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इसका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा जो था ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। आमत्य या फिर मजूमदार ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्य दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव तथा सुरुनवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दाबीर ये विदेश मंत्री होता था। ओके।
सेनापति या सरे नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदत्त। मौर्य अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उस सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की, तो यह था जंभिक ग्राम। ओके, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात, है ना, जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपलिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, फलतः वे कैवल्यन कहलाए। नेक्स्ट अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो ये चंपा थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दिघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलिय गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह रजत रंगिनी। कलहन रजत रंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगीर में किया गया था। यह संगति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर गृह में आहूत की गई थी। सूत्रों के अनुसार राजगृह में यह संगति सप्तपर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, विपल्लव पर्वत या गृद्धकूट में हुई थी। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र राजनीति सिद्धांत और अभ्यास का पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति का व्याख्यान करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्यान मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी होती है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राज पिथोरा के नाम से भी जानते हैं, कि दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसके द्वारा? तो ये सातवाहनों के द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी, है ना। ध्यात्व है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठान में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्तीय या आंध्र जातीय कहा गया है। ओके, नेक्स्ट अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये किया गया है रोमिला थापड़। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापड़ का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो प्रसिद्ध जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। ओके,
प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं: संधि, विग्रहक, कुमार, मात्य तथा महादंडनायक। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है बराबुदुर जो आपका स्तूप है। ओके, बराबुदुर बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला के उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार जो बिंबिसार थे 15 वर्ष की आयु में सिंहासन में बैठे थे। बिंबिसार का जन्म 558-59 ईस्वी पूर्व में एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये विजित की गई थी आपके खारवेल के द्वारा। ओके, चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजय किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश का महान शासक खारवेल से संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। ओके,